दोस्तों, अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप सोचिए कि 1,000 रुपये में आप क्या खरीद सकते हैं। आज के समय में अगर मैं आपसे बोलूं कि 1,000 रुपये से वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है क्या, आपका जवाब होगा नहीं। 1,000 रुपये में क्या ही सेविंग करूंगा, क्या इन्वेस्टमेंट करूंगा। 1,000 रुपये में तो मुश्किल से नॉर्मल शॉपिंग हो पाती है आज के समय में। 1,000 रुपये में आता ही क्या है। और पैसे की वैल्यू डे बाई डे गिरती चली जा रही है। जो चीज़ आप 1,000 रुपये में 2 साल पहले खरीद पाते थे, अब वो चीज़ आपको खरीदने के लिए 1,200 रुपये 1,300 रुपये देने पड़ते हैं। फिर से वही सवाल कि क्या 1,000 रुपये से वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। मेरा जवाब है हाँ। 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 500 रुपये, जो भी पैसे आपके पास हैं, इसमें से कोई भी पैसे वेल्थ क्रिएट करने के लिए कम नहीं है। बात यह है कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। बात यह है कि हम गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। बात यह है कि हम सीख कर समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से टिप्स लेकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डीपली समझने वाले हैं कि कौन कौन से एसेट क्लास हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कौन से एसेट क्लास हैं जहां पर रिस्क ज़्यादा है या रिटर्न ज़्यादा है, पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए, कहाँ पर टैक्स कितना लगेगा। जहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें टैक्स लगेगा, जाहिर सी बात है, जब आप उसमें प्रॉफिट कमाते हैं तो कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जहाँ पर टैक्स कम लगता है, जहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगता है। और सबसे बड़ा सवाल कि आपके पास जो 1,000 रुपये हैं उसको कहाँ पर लगाया जाए कि उससे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इससे पहले कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में, अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में डिटेल में समझें, आपको 5 रूल समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है, छोटे से भी स्टार्ट करो लेकिन कंसिस्टेंटली करो। आपके पास कितना अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास 500 रुपये है, 1,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 5,000, 10,000 रुपये है, आप उससे स्टार्ट करो। दूसरा रूल है, जितने भी एसेट क्लासेस होते हैं हर एसेट क्लास का अपना रिस्क होता है। गोल्ड का अपना रिस्क है, स्टॉक्स का अपना रिस्क है, क्रिप्टो में आप डालते हो तो और ज़्यादा रिस्क है, लेकिन उसका फिर रिटर्न उसी हिसाब से है। क्रिप्टो कई गुना रिटर्न दे देता है साल भर में। इसी तरीके से आप इस गोल्ड और सिल्वर में करें तो भी पिछले 1-1.5 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसके पहले बहुत सालों तक फ्लैट था। तो कितना आपका रिस्क है, कितना उस एसेट क्लास का रिस्क है और कितना आपको रिटर्न चाहिए, ये सोचने वाली बात है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। रूल नंबर 3 है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का मत सोचो। मिनिमम 5 ईयर का होराइजन रखो। टाइम होराइजन होता है कि जितने समय में आप वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे, आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सोच कर चलो कि मुझे लंबे समय तक पेशेंस रहकर वहाँ पर टिक कर खेलना है। और रूल नंबर 4 है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, आपके पास 1,000 रुपये ही है, 2,000 रुपये ही है, लेकिन उस 1,000 रुपये को भी एक जगह पर ना डालकर अलग अलग जगह पर आप डालते हैं तो आपके लिए वो शील्ड का काम करता है। और रूल नंबर 5 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने लिए एक प्रोटेक्शन नेट बना कर रखना। प्रोटेक्शन नेट में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है लाइफ इंश्योरेंस, प्योर टर्म प्लान आपको जरूर लेना चाहिए। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो अर्निंग हो, नॉन अर्निंग हो, सबके लिए एक हेल्थ प्लान जरूर है। तीसरा इमरजेंसी फंड, जो मंथली आपका एक्सपेंस है उसका 3 टाइम to 6 टाइम मिनिमम होना चाहिए। जब आप इतना सेफ्टी नेट बना लेते हैं उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। भारत में सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे बोले कि सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जो एसेट है वो है स्टॉक्स, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं।
कि टाटा के शेयर में लगा दिया, रिलायंस के शेयर में लगा दिया, टाटा मोटर्स के शेयर में लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में करीब 82,000 शेयर्स लिस्टेड हैं। अब इस 82,000 शेयर में से मुझे कौन सा चूज करना है, क्या चूज करना है, ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। ये आपको जब तक समझ नहीं है तब तक आपके लिए ब्लाइंडली बस आप लगा दोगे। आप एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप सोच कर समझ कर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप कहीं ना कहीं से बायस हो रहे हो, या तो किसी ने आपको टिप दे दिया या तो किसी ने आपको कुछ बता दिया, वहाँ से आप डिसीजन ले रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कई बार होता है कि आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है। तो आप वहाँ पर अगर 10,000 रुपये अपने डालते हो तो वो 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो 5 साल में आधी हो गई, आधी रह गई। आप वहाँ पर 10,000 रुपये डालते हैं तो आपकी वैल्यू, आपके शेयर की वैल्यू, आपके वेल्थ की वैल्यू 10,000 के बजाय 5,000 हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। बहुत सारे रिस्क के रीजंस हो सकते हैं ना। मतलब कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी डीलिस्ट हो गई, ओवरऑल शेयर मार्केट ही भड़बड़ा कर गिर गया, तो वहाँ पर आपके लिए रिस्क है। और रिस्क है तभी आपको रिटर्न मिलता है। देखो, रिस्क है ना, मतलब आप परचेज कर रहे हो और मार्केट गिर गया, आपका लॉस हो गया। ये जो ट्रेडिंग है ये जीरो सम गेम है। मतलब आप अगर पैसा खो रहे हो तो कोई ना कोई पैसा जरूर पा रहा है। आपने न्यूज़ में से सुना होगा कि 20,000 करोड़ निवेशकों के स्वाहा। अब स्वाहा मतलब वो स्टॉक मार्केट तो नहीं रख ले रहा है ना, मार्केट तो नहीं रखेगा। आपके पास से पैसा जा रहा है तो किसी न किसी को पैसा मिल रहा है, किसी न किसी को पैसा, कोई ना कोई पैसा बना रहा है। हम उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि कुछ लोग पुशी होते हैं, बुली होते हैं, कुछ लोग बियर होते हैं, ऑप्शंस में कैसे करते हैं, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। बट मोटा मोटा ये समझो कि आप अगर पैसा गंवा रहे हो तो कोई ना कोई पैसा कमा रहा है। आप गंवा रहे हो, इसका क्या रीज़न है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा डालते हो तो कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए। जैसे पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है किसी कंपनी का, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी कंपनी का, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी टेक्निकली स्ट्रांग है या नहीं स्ट्रांग है, कैसे ये एसेस करते हैं कि फंडामेंटल इस कंपनी के सही है या नहीं सही है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, आरओई रेशियो क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कैश टू डेट रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो शेयर मार्केट में पैसे डालना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। जितना मार्केट आपको रिस्की दिख रहा है उससे ज़्यादा रिस्की है। और जब मार्केट गिर रहा होता है, जब आप पैसे गंवा रहे हो, मैंने बताया कि जब आप पैसे गंवा रहे होते हो तो कोई ना कोई पैसे कमा जरूर रहा होता है। आपकी पॉकेट से पैसा निकल कर किसी दूसरे की पॉकेट में जा रहा होता है। कौन लोग होते हैं जिनको ये पैसा मिलता है, कौन लोग होते हैं जो ये पैसे कमा पाते हैं? वही जिनको ये चीज़ें पता है जो मैंने अभी आपको बताई, पी रेशियो, पीबी रेशियो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर आपको पैसा कमाना है तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसे नहीं लगाते क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती या आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स आते हैं। म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि बॉस मुझ में एक्सपर्टाइज है, मुझे आता है, मैं टेक्निकल एनालिसिस कर लेता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लेता हूँ, मैं चार्ट्स पढ़ लेता हूँ, मुझे समझ में आता है कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी कंपनी नीचे जाएगी। मैं मोटा मोटा एनालिसिस कर लेता हूँ। 100% प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आता है। तो वो कंपनीज मल्टीपल शेयर्स को एक पूल में डालकर आपको ऑफर करती हैं। एक खास बात जो यहां पर है, म्यूचुअल फंड में दूसरा कोई मैनेज कर रहा होता है, दूसरा कोई रिटर्न के बारे में सोच रहा होता है, तो
आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, वो आपको एक्सपर्टाइज फ्री में मिल जाती है। फ्री मतलब जो भी नॉमिनल चार्जेस उसके लग रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह जितना है, उसके बेसिस पे आपको वो एक्सपर्टाइज मिल जाती है। और बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप शेयर में पैसे डाल ही नहीं सकते। अगर MRF का शेयर 1.5 लाख रुपए का है, मेरे पास तो 1000 रुपए है ना, तो मैं तो डाल ही नहीं सकता MRF में, तो मेरा तो चांसेस ही वहाँ पर जीरो हो गया ना। MRF चाहे अच्छा परफॉर्म करे या बुरा परफॉर्म करे, मेरे चांसेस तो जीरो हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं MRF में डायरेक्ट शेयर डालने के बजाय, डायरेक्ट पैसे डालने के बजाय, मैं एक म्यूचुअल फंड खरीद लूँगा जिसमें MRF में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो मैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये से भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। टिपिकली 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, दूसरे पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मतलब जो ये फंड मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं, मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स निकाल रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरे तरीके के हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स, जो इंडेक्स फंड्स हैं जैसे निफ्टी 50 एट्सेट्रा। अब निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज में लगी है जी, लगी है, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है, वो जैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब सिंस वो टॉप 50 कंपनीज हैं तो चांसेस ऑफ लूजिंग आउट इज लेस, कम चांस है कि वो सारी की सारी कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो मैं एज एन इन्वेस्टर वहाँ पर रिटर्न बना पाता हूँ, भले थोड़ा कम ही रिटर्न बना पाता हूँ कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, लेकिन मैं बना पाता हूँ। अगर निफ्टी 50 को ही देखोगे तो ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में करीब 15% के आसपास का कैगर दिया है इसने। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए डालते तो 5 साल में लगभग डबल हो जाते। अगर आप ये 20 साल तक लगा के रखते तो करीब 10 से 20 लाख रुपए के बीच में आपका अमाउंट ये टोटल हो जाता। लेकिन अगर आप इसे 30 साल तक लगा के रखते उसी 1 लाख रुपए को, तो 30 साल में वो आपके 1 लाख रुपए करीब 8 करोड़ रुपए हो जाते। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में एक तो ये है कि आपने लमसम पैसे लगाए, आपको रिटर्न मिला, रिटर्न थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत अच्छा होता है, 16%, 17%, 20%, 25% तक का रिटर्न आपको मिलता है। सबसे कमाल की बात जो म्यूचुअल फंड की होती है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, हर महीने आप 1000 रुपये, हर महीने आप 2000 रुपये, हर महीने 5000 रुपये, 10,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, पैसे डाले जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, पैसे आप डाले जा रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ रिटर्न ही मिलता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तभी भी आप पैसे डाल रहे थे, जब नीचे जा रही थी तभी भी आप पैसे डाल रहे थे, एंड इन लॉन्ग रन मार्केट तो ऊपर ही जा रही है ना। तो कोई भी कंडीशन हो जाए आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको शेयर्स में पैसे नहीं डालने हैं तो म्यूचुअल फंड दी बेस्ट ऑप्शन है, स्पेसिफिकली फॉर बिगनर्स जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम क्या है कि करीब 1800 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं और उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किन किन फंड्स में कितना लगा हुआ, आप डेली बेसिस पे नहीं चेक कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। तीसरा, रिटर्न भी थोड़ा सा आपको कम मिलता है मार्केट शेयर के हिसाब से या मतलब स्टॉक्स के हिसाब से। अब तीसरा एसेट क्लास आता है ETF। ETF आप समझो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है। सो ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे स्टॉक्स को मतलब शेयर को आप ट्रेड कर पा रहे थे, सेल कर पा रहे थे या बाय कर पा रहे थे एक्सचेंज पे, उसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड को भी ट्रेड किया जा सके तो उसको ETF बोलेंगे। मोटा मोटा मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बट समझने के लिए ये ओके है। अगर कोई फंड म्यूचुअल फंड जैसा उसको आप ट्रेड कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं, बाय कर पा रहे हैं, तो वो ETF है। ETF म्यूचुअल फंड वाला जो बेनिफिट है कि रिस्क कम है,
एक फंड है आपका, डाइवर्सिफिकेशन आपका बना हुआ है, ये सारी चीज़ों का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिल रहा है। साथ ही ये ट्रेडेबल है, बाई करना है, सेल करना है, तो ट्रांसपेरेंसी जो आपको नहीं मिल रही थी वो भी है। जब चाहे आप निकलना तब आप निकल सकते हैं। और सिंस ये ट्रेडेबल है तो इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर टू म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा कम होता है। अब अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे तो जो ETF का कैगर है, निफ्टी 50 का जो ETF है, निफ्टी का ETF है, उसका जो कैगर है वो आप देखोगे तो करीब 16 से 18% के आसपास है। तो आपको रिजल्ट्स भी बेटर मिल रहा है। तो ETF बिगिनर्स के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ETF शुरू करने के लिए बेहतर है। म्यूचुअल फंड के कंपेयर में ETF क्यों चूज करें? क्योंकि ETF अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बेटर रिजल्ट्स देंगे म्यूचुअल फंड के। दूसरा, जो ट्रेडिंग का जो थ्रिल होता है, जो ट्रेडिंग का वो मज़ा होता है, आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, वो थ्रिल भी आपको ETFs में मिलता है। क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एसेट है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा देता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में बिटकॉइन, जो सबसे फेमस कॉइन है, बिटकॉइन ने अप्रॉक्सीमेटली 700% का रिटर्न दिया है और इथेरियम ने ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न दिया है। बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। अगर 10,000 रुपये आपने 5 साल पहले डाले होते तो 10,000 रुपये आज के समय में करीब 80,000 रुपये होते आपके। कहीं से भी नहीं बनेगा इतना इनसेन रिजल्ट। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिलायबल है? मैं बहुत रिलायबल नहीं मानता। इतने समय में क्रिप्टो करेंसी एक स्टेबल एसेट हो गया है, काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे 10% 5% फ्लैक्चुएशन बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर जितना पैसा है पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी में अमीर बनने के पर्पज़ से आप डालना चाहते हो, मेरा सजेशन है नो। मैं खुद भी क्रिप्टो करेंसीज में एक दो इधर उधर कुछ फ्रैक्शन पड़ा हुआ है, अदरवाइज मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो मेरा सजेशन आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगा। अब आज के समय में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा ऑप्शन बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो गोल्ड पिछले 5 सालों में करीब 110-112% के आसपास रिटर्न दिया है और सिल्वर करीब 120-125% के आसपास रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, विच इज़ अगेन इनसेन। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, इतना रिटर्न नहीं मिलता। और गोल्ड या सिल्वर में अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं, ज्वेलरी के फॉर्म में, क्योंकि फिर वो GST और मेकिंग चार्जेस ये सब मिला के आपको लॉस मतलब प्रॉफिट नहीं मिलता, वो फिर आप FD जैसा वो काम हो जाता है। तो ज्वेलरी की तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बेहतरीन गोल्ड के आप ETF ले सकते हो, इसके सिल्वर के ETF ले सकते हो, या SBG, बट SBG अभी तो मतलब प्राइमरी मार्केट में आता नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, वो प्रीमियम के साथ ट्रेड होता है, तो वो भी अब उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रह गया है। तो ETF, गोल्ड ETF और सिल्वर ETF, ये आपके लिए बेहतरीन। डिजिटल गोल्ड भी अच्छा ऑप्शन था, मतलब है, बट ETF उससे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपका GST वाला चक्कर भी बच जाता है। डिजिटल गोल्ड में GST लगता है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो टैक्स बेनिफिट कि कितना टैक्स किस पे लगता है। तो नॉर्मल जितने भी इस तरीके का आप रिटर्न दे रहे हो तो उसमें क्रिप्टो आप हटा दो, क्रिप्टो पे फ्लैट 30% टैक्स है जो आप प्रॉफिट कमाते हो। बाकी जितने भी ये ETF से, स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से अगर आप करते हो तो 1 साल से पहले अगर आप उसको कर देते हो तो एक तो उसमें पेनाल्टी भी आपकी लग जाती है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में उसको निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है
12.3%। उससे पहले आप करते हो शॉर्ट टर्म करते हो तो करीब 20% के आसपास उस पर टैक्स बनता है, अदरवाइज 12.5% टैक्स आपको बनता है। अब इसको एज अ पैसिव इनकम, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपको डिविडेंड पे करते हैं, वो आपके लिए पैसिव इनकम जैसा हो जाएगा। रियल एस्टेट या आरईटीज़ में आप कर रहे हो तो उसकी रेंटल इनकम आती है। क्रिप्टो करेंसी में आपने डाला हुआ है तो उसको आप स्टेकिंग कर सकते हो, उससे आपकी एक पैसिव इनकम बन जाएगी। म्यूचुअल फंड या इन सब चीज़ों में डाला हुआ है तो उसमें जो भी अगर आपने ग्रोथ प्लान लिया हुआ है तो आपको ग्रोथ है, और डिविडेंड आपने लिया हो तो डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। तो इसे पैसिव इनकम भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा, कम से कम 5 साल का होराइजन लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको कुछ उससे मतलब टेंजिबल रिजल्ट दिखेगा, ऐसा रिजल्ट जो दिखाई दे आपको। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ना एक स्किल है। आप 10,000 रुपये के 1,00,000 रुपये भी बना सकते हो और 10,000 रुपये बिल्कुल गिरा सकते हो, जीरो बना सकते हो। अगर आपके पास 1,000 रुपये केवल हैं तो 1,000 रुपये भी किसी एक शेयर या एक म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है। आप उसमें से 300 रुपये किसी शेयर में डाल दो, 300 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल दो, कुछ ETFs में डाल दो, 100 रुपये क्रिप्टो करेंसी में डाल दो। क्रिप्टो करेंसी में कम से कम आप रखो, मैं नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं रखता, तो आपकी श्रद्धा है। मुझे उम्मीद है 2026 स्टार्ट होने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले पूरे साल का प्लान बनाने में आपको बहुत ही हेल्प होगा इससे, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, घर में शांति बना कर रखिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।